हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आपके एग्जाम आरएस 2024 आरएस 2024 की रहने वाली है। और इसमें हमारा हिंदी का पार्ट ए यानी व्याकरण और आपका पार्ट बी यानी जो पीछे आपको आंसर राइटिंग के लिए जो पिछले टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया था उस पर सॉल्यूशन पर हमें आज क्लास करेंगे। अगर हम आज पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आपके ज्यादा क्वेश्चन है। आपके शब्द युग्म है 40 शब्द युग्म लेके आई हूं मैं। उसके बाद आपके 40 से आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। और उसके बाद आपके 10 है वो वाक्य अशुद्धि वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। तो आपके लिए जो पार्ट ए है ये मैं आज ज्यादा कंटेंट इसके लिए लेके आई हूँ। क्यों? क्योंकि आपके कई बार है वो मैसेज आ चुके हैं कि आप है पार्ट ए है वो हमें ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाए पार्ट ए के अंदर। तो मैं पार्ट ए के अंदर अब आपके लिए ज्यादा लेकर आ रही हूँ कंटेंट आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस से ज्यादा होती रहे। अब आपकी नहीं होती है हमारी हैबिट कि हम जिससे पढ़ने लग जाते हैं या फिर हम जो क्लास रोज लेते हैं तो फिर हमें ये होता है कि यहाँ से पढ़ ले तो वो चीज कम टाइम में भी हमारी कवर होने लगती है। तो आपकी बात भी कहने का सही था, तो इसलिए मैं इसमें है आपका कंटेंट है वो ज्यादा रख रही हूँ ताकि पार्ट ए में भी आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है हो पाए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहीं से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है उसमें आ जाएंगे। इसी के साथ हम ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट ए की बात करें हमारा क्वेश्चन शब्द युग्म के रहने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है अंगना। अंगना की बात करें तो इसका अर्थ होता है सुंदर अंगों वाली स्त्री। इसका क्या अर्थ होगा? सुंदर अंगों वाली, अंगों वाली स्त्री। स्त्री, सुंदर अंगों वाली स्त्री। और अंगना की बात करें तो ये क्या होता है? हमारे घर का आंगन। हमारे घर का आंगन। अंगना का क्या अर्थ होता है? हमारे घर का आंगन। आगे अगर हम बात करें अवरोध की, अवरोध की बात करें तो अवरोध क्या होता है? रुकावट होती है। अवरोध क्या होता है? रुकावट। इसमें जो रै पे जो मात्रा है वो छोटी है आएगी, तो रुकावट। रुकावट। और अविरोध आ गया, यानी अविरोध। विरोध होता है किसी चीज के विरोध करना, और अविरोध आ गया तो विरोध रहित, यानी जहां विरोध नहीं है। विरोध रहित। विरोध रहित। तो हमारे दोनों ही क्या हो गया? अंगना हो गया सुंदर अंगों वाली स्त्री, और ये वाला अंगना जिसपे चांद बिंदी आती है वो हमारा हो जाएगा आंगन। अवरोध रुकावट हो गई, और अविरोध है वो क्या हो गया? विरोध रहित, जहां विरोध नहीं है। आगे बढ़े, अगला हमारा है अंब। अगला क्या है? अंब। अंब का अर्थ होता है माता। अंब का क्या अर्थ होता है? माता। और अंब एक चीज का पर्यायवाची है, वो किस चीज का है? आम का। किस चीज का है? आम का। तो अंब का अर्थ है वो माता भी होती है और ये आम भी होता है। अंबु की बात करें तो अंबु का अर्थ क्या होता है? जल। अंबु का अर्थ क्या होता है? जल। असोच। असोच होता है सोच रहित। क्या हो जाएगा? सोच रहित। सोच रहित। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो असोच है इसमें ये डबल मात्रा है। यहाँ पे क्या है? डबल मात्रा। डबल मात्रा। तो असोच का अर्थ क्या होता है? अपवित्र। क्या हो जाएगा? अपवित्र। तो इसमें जब एक स पे एक मात्रा आती है ओ होता है तो ये सोच रहित हो जाएगा। औ की मात्रा आती है तो वो क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। अम्ब माता और आम। अंबु जल। असोच सोच रहित, और असोच अपवित्र। अगला अपन को दिया गया है अपमुख। अब अगला क्या दिया गया है? अपमुख। अपमुख का अर्थ होता है टेढ़े मुंह वाला। इसका क्या अर्थ होगा? टेढ़े मुख वाला। मुख वाला। टेढ़े मुख वाला। और एक होता है उन्मुख। उन्मुख का अर्थ होता है उत्सुक। क्या हो जाएगा? उत्सुक। आज के जो आपके शब्द युग्म है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहीं पर इनको याद कर लेना है। अगला आता है अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। और जो अरि ये होता है, ये होता है जो संबोधन वाला। अरि संबोधन, जब स्त्री को संबोधन करते हैं ना अरि, तो वो होता है संबोधन, और ये स्त्री के लिए होता है।
तो ये स्त्री को संबोधन करने के लिए बोलते हैं अरि। और जो अरि रै पे छोटी मात्रा होती है ये होता है शत्रु। अपमुख टेढ़े मुख वाला, उन्मुख उत्सुक, अरि शत्रु और अरि संबोधन है स्त्री को। अर्जन और एक होता है अर्चन। अर्जन की बात करें तो इसका अर्थ होता है संग्रह। अर्जन का अर्थ क्या होता है? संग्रह। और अगर बात करें अर्चन की, अर्चन का अर्थ होता है पूजा अर्चना बोलते हैं ना, तो ये इसका अर्थ होता है पूजा। इसका अर्थ क्या होता है? पूजा। अर्चन का अर्थ क्या होता है? पूजा। आगे बढ़े, अगला हमारा है अयस और एक आता है अयस। अयस की बात करें तो ये जो अयस है ये होता है अपयस। ये क्या होता है? अपयस। अपयस। और जो ये अयस होता है ये होता है लोहा। ये क्या होता है? लोहा। तो अर्जन का मतलब होता है संग्रह। ये बोलते हैं ना किसी चीज को अर्जन करा, संग्रह करना। अर्चन का अर्थ होता है पूजा। अयस का अर्थ होता है अपयस, बदनामी। और अयस का होता है लोहा। अगला आता है एगम और आगम। एगम की बात करें तो एगम का अर्थ होता है कठिन। एगम का अर्थ होता है कठिन। और अगर हम आगम आगम की बात करें तो ये होता है आगमन। आगमन। आगम मतलब आगमन, किसी का आगमन। ठीक है। यहाँ पर आता है एमूल। एमूल और एमूल्य। एमूल, मूल क्या होता है? जड़ होती है। तो एमूल आ गया तो क्या हो जाएगा? जड़ रहित। क्या हो जाएगा? जड़ रहित। और अमूल्य का अर्थ हो जाएगा अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकते। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य है वो लगा ही नहीं सकते, तो अनमोल हो जाएगा। तो अगम का कठिन, आगम आगमन, अमूल जड़ रहित और अमूल्य अनमोल। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है अंबुज और अंबुद। अंबुज और अंबुद। अंबुज का क्या होगा? अंबुज का होता है कमल। क्या होता है? कमल। अंबु यानी जल में जिसका जन्म होता है। अंबु जल हमने आगे ऊपरी बात की थी। और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। अंबुद क्या हो जाएगा? अंबुद हो जाएगा बादल। अंबुद क्या हो जाएगा? बादल। अपट और अपटू। अपट का अर्थ होता है वस्त्र रहित बोल दे या फिर वस्त्रहीन बोल दे। पट अर्थ क्या होता है? पट का अर्थ होता है वस्त्र। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं वस्त्रहीन या फिर वस्त्र रहित बोल सकते हैं इसको। और फिर अगर अपट्टू की बात करें तो इसका अर्थ होता है मूर्ख। इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख। तो अंबुज कमल, अंबुद बादल, अपट वस्त्रहीन और अपटू मूर्ख। एक होता है अवशेष और एक होता है अविशेष। ठीक है। अवशेष का तो अर्थ होता है बचा हुआ। अवशेष बोलती है ना कि वो चीज खंडर हो गई, उसके अवशेष बचे हुए हैं। ठीक है। तो वो होता है बचा हुआ। अविशेष होता है जो कोई विशेष ना हो, यानी सामान्य। सामान्य अपन बोलते हैं ना वो तो विशेष है, विशेष हो गया। अविशेष यानी वो सामान्य, सामान्य सी चीज है। तो अविशेष क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। अविहित। अविहित यानी कहा हुआ। कहा हुआ। और एक होता है अविहित। अविहित होता है शास्त्र विरुद्ध। अविहित क्या होता है? शास्त्र विरुद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको एक जगह नोट डाउन कर लेना। ये कम पड़ी हुई चीजें है दोनों ही। अविहित कहा हुआ और अविहित शास्त्र विरुद्ध, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़े, अगला है अभय और उभय। अभय होता है निर्भय यानी भय, और आगे लगा है यानी बिना भय के, यानी निर्भय निडर। ठीक है। और उभय का अर्थ होता है दोनों। अपन पढ़ते हैं ना कि स्थल चर होता है, जल चर होता है, और एक उभय चर होता है। उभय चर यानी जो जल में और स्थल में दोनों रहे, यानी दोनों। उभय का अर्थ होता है दोनों। अपत्य और अपथ्य। अपत्य की बात करें तो ये तो होता है संतान। अपत्य क्या होता है? अपत्य होता है संतान। और अपत्य होता है जो स्वास्थ्य नाशक खान पान होता है, उसे बोलते हैं। स्वास्थ्य लिखेंगे अपन, स्वास्थ्य नाशक, नाशक खान पान। खान पान, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपथ्य। अगला है अभिज्ञ और अविज्ञ। अभिज्ञ क्या होता है? अभिज्ञ होता है ज्ञाता। भिज्ञ मतलब किसी चीज का, विज्ञ, अभिज्ञ क्या हो जाएगा? ज्ञाता हो जाएगा। और अविज्ञ क्या हो जाएगा? अविज्ञ हो जाएगा मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख। अविज्ञ क्या हो जाएगा? मूर्ख। अंबुद।
अम्बुद का क्या हो जाएगा? बादल, जो अभी हमने पढ़ा था अम्बुज के साथ है, ये देखिए अम्बुज कमल और अम्बुद बादल। तो अम्बुद है, ये तो बादल हो गया। और अगर हमसे पूछ ले अम्बुदी, तो अम्बुदी क्या हो जाएगा? सागर। अम्बुदी क्या हो जाएगा? सागर। आगे बढ़े, अगला हमारा है अन्न। अगला हमें क्या दिया गया है? अन्न। अन्न की बात करें तो अन्न होता है अनाज। अन्न का अर्थ क्या होता है? अनाज। और अन्य का अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरा। अन्य का अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरा। अष्ट। अष्ट का अर्थ होता है आठ। अष्ट, षष्ठ। षष्ठ क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। अष्ट, आठ। और अष्टी, अष्टी होता है एक छंद विशेष। तो अपन लिख सकते हैं अष्टी एक छंद विशेष। छंद विशेष। ये छंद है, मैं ढंग से लिख देती हूँ, किसी को कंफ्यूजन ना हो, ये ध्यान है समझ ले, तो इसको अच्छे से लिख देती हूँ। ये क्या हो जाएगा? छंद। ठीक है, छंद, एक छंद विशेष। एलिक और एलिक। एलिक होता है, इसका अर्थ होता है माथा। इसका क्या क्या अर्थ होता है? माथा। और जो एलिक यानी लय पर बड़ी मात्रा आती है, वो इसका अर्थ होता है मिथ्या। इसका अर्थ क्या होता है? मिथ्या। तो एलिक माथा और एलिक मिथ्या। अद्य और आद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य का अर्थ होता है आज, और ये अद्य है वो ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने कई बार बताया है आपको, जिसमें ये द है, इसको पूरा करने के लिए यह इसके पैरों में आ जाता है। और यही आद्य। आद्य मतलब होता है पहला। आद्य मतलब क्या होता है? पहला। तो एलिक माथा और एलिक मिथ्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। अद्य आज और आद्य पहला। एवृत्ति और आवृत्ति। एवृत्ति होता है जीविका शून्य। एवृत्ति क्या होता है? जीविका शून्य। जीविका शून्य। और आवर्ती होता है दोहराना। आवर्ती क्या होता है? दोहराना। अपने साइंस में, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना आवर्ती, यानी कोई पेंडुलम होता है वो ऐसे ऐसे दोहराता रहता है, तो कि बोलते हैं ना उसकी आवर्ती इतनी है, तो आवर्ती दोहराना। अगला हमें दिया गया अमित और अमित। अमित की बात करें तो इसका छोटे की मात्रा होती है, तो इसका अर्थ होता है बहुत। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत। और इस अमित का अर्थ होता है शत्रु। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रु। और शत्रु और क्या होता है? अरि का भी शत्रु होता है। अयस। अयस। अयस का अभी हमने पढ़ा था, इसका अर्थ क्या होता है? लोहा। नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर। अयस का अर्थ क्या होता है? लोहा। और आयसु। आयसु का अर्थ होता है ज्ञाता। आज्ञा, सॉरी, क्या होता है? आज्ञा। आयसु का अर्थ क्या होता है? आज्ञा। तो अयस का लोहा, आयसु का आज्ञा। ठीक है। अब ये चीज जैसे अयस दोबारा आया है आपका, तो अब देख लीजिए शब्द युग्म में इसके साथ आयसु भी आ सकता है। और वो जो पहले वाला अयस था यानी अपयस वाला, वो भी आ सकता है। अब जैसे हमने अम्बुद के साथ पढ़ा बादल, और अम्बुदी सागर आ गया, वैसे ही अम्बुज के साथ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कमल और अम्बुद बादल हो जाएगा। यहाँ पे आया है अपलक। अपलक की बात करें, अपलक का अर्थ होता है एक टक। एक टक। और एक होता है अपलोक। अपलोक यानी अपयस। अपलोक यानी अपयस। ठीक है। आगे बढ़े, अगला में दिया गया है अगर और आगर। अगर और आगर। अगर की बात करें तो ये एक सुगंधित लकड़ी वाला पेड़ होता है। तो अपन लिख सकते हैं सुगंधित। सुगंधित लकड़ी वाला पेड़। वाला पेड़। और आगार क्या होता है? आगार होता है भंडार। ये क्या होता है? भंडार। और आगार कई कई बार ये देखो अपने बस स्टैंड होते हैं, वहां पे भी लिखा होता है ना आगार। ठीक है। तो आगार क्या होता है? भंडार। आगे हम बात करें, एक तो होता है आरती और एक होता है आरती। तो जो ये छोटी की मात्रा होती है, इस आरती का मतलब होता है रोक, या फिर किसी चीज का विराम। और जब ये बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, तो इसका मतलब होता है स्तुति, वंदना करना, स्तुति करना। ठीक है, वो वाली आरती जो पूजा पाठ वाली होती है, वो वाली। अवगत और अविगत। अविगत। अवगत और अविगत। अगर अवगत की बात करें तो बोलते हैं ना वो है उस बात से अवगत है, यानी उस चीज का ज्ञात है। और अविगत यानी अव्यक्त, यानी जिसे हमें क्या नहीं कर सकते? विगत नहीं कर सकते, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, वो वाला अविगत। अविगत यानी अव्यक्त। अव्यक्त। ठीक है। अगला आता है आहुति। आहुति की बात करें तो आहुति होती है हवन की सामग्री।
हवन सामग्री। और इसी को बोल सकते हैं बलि भी बोल सकते हैं, आहुति को बलि भी बोल सकते हैं। और जो आहूत होता है, आहूत का अर्थ होता है निमंत्रित। इसका क्या अर्थ होता है? निमंत्रित। आहूत निमंत्रित। असक्त और असक्त। इस असक्त की बात करें तो इस असक्त का अर्थ होता है उदासीन। इस असक्त का अर्थ होता है उदासीन। और इससे को बेल गाओ भी बोल सकते हैं, बे लगाओ। उदासीन या बे लगाओ। और ये जो असक्त होता है इसका अर्थ होता है दुर्बल। इसका अर्थ क्या होता है? दुर्बल। दुर्बल। आमरण और आभरण। आमरण तो होता है मृत्यु पर्यंत। मृत्यु पर्यंत। और जो आभरण होता है, आभरण यानी आभूषण। क्या होता है? आभूषण। आगे बढ़े, अराला। अराला की बात करें तो अराला का अर्थ होता है वेश्या। इसका अर्थ क्या होता है? वेश्या। और अगर अराल की बात करें तो अराल का अर्थ होता है टेढ़ा। अराल का अर्थ होता है टेढ़ा या फिर मतवाला हाथी। मतवाला हाथी, दोनों ही इसका अर्थ होते हैं। तो जहां पर जिस चीज से संबंधित हो हमें उसमें यूज कर सकते हैं। एक तो होता है आवास, एक होता है आभास। आवास का हम सभी को पड़ता है, इसका अर्थ क्या होता है? घर होता है। और आभास, किसी बोलते हैं ना कि मुझे उस चीज का आभास हुआ, झलक हुई उस चीज की, या फिर छाया, झलक या छाया। अधूत। अधूत यानी निडर। अधूत यानी निडर। और एक होता है अवधूत। अवधूत का अर्थ होता है एक प्रकार का योगी। एक प्रकार का योगी। तो अवधूत का क्या अर्थ होता है? एक प्रकार का योगी। योगी। अगला आता है आय। आय का अर्थ हम सभी को पता है, आमदनी। आय का अर्थ क्या होता है? आमदनी। और आयु का अर्थ क्या होता है? उम्र। ये भी आप सभी को पता है। अगला है 80, जिसमें छोटी की मात्रा होती है। ये सभी को पता है, इसका अर्थ क्या होता है? तलवार। और जो ये 80 होता है वो क्या होता है? 80, ये वाला एक संख्या। ठीक है। आई का अर्थ क्या होता है? आय, आपका आई और आदरता। ये आपका आई नहीं है, ये आदर है। ये अपन ये वाला आदर लिखते हैं ना, ये इसमें टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है, आदर। और ये क्या है? ये है आपकी आद्रा। ये क्या है? आद्रा। तो ये आद्रा आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? गिल्ला होता है, गिल्ला। और ये जो आद्रा है ये एक नक्षत्र होता है। क्या होता है? एक नक्षत्र। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ध्यान रखना। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस आदर का तो आपको पता है, लेकिन ये आद्रा है वो बहुत कम बच्चों को पता होगा। तो ये होता है एक नक्षत्र। अवधान और अवधान। अवदान और अवधान। तो जो अवदान होता है वो होता है अच्छे कार्य। वो क्या होता है? अच्छे कार्य। और जो अवधान होता है वो होता है ध्यान। वो क्या होता है? ध्यान। आनक। आनक का अर्थ होता है नगाड़ा। और अनन का अर्थ होता है मुख। दशानन बोलते हैं ना, जैसे रावण के 10 मुख थे, तो उसका क्या हो गया? मुख। तो ये मैंने आपको 40 शब्द युग्म करवाए, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने बिना बोर हुए ध्यान से इनको यहीं पर याद कर लिया ना, तो आप देखिए कि आपका 1 नंबर तो वैसे ही पक्का हो गया आज के टेस्ट से ही। इसमें से 100% आपका एक तो जरूर आएगा। तो इसी प्रकार अगर आप कहोगे तो मैं आपको 40-40 रोज के करवा दूंगी, सारे अलग अलग जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हर टॉपिक के 40-40 एग्जाम्पल लाके। अगर आप कहोगे कि नहीं हमें तो कम में ही पढ़ना है, तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं उसी हिसाब से आपकी क्लास आगे वाली प्रोवाइड आपको करवा दूंगी। अब हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इनमें से काफी तो मैंने आपको याद भी करवा रखे हैं। कैसे याद करवाए हैं? क्योंकि मैंने पहले ही आपको 750 प्लस है वो आपको क्लासों में प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो उन्हीं में से ये जो इंपॉर्टेंट लगे, कुछ नए मिले, वो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अतिथि। उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। यानी जिसके आने की तिथि हमें ज्ञात नहीं है। जिसके आर पार देखना संभव न हो तो वो क्या होता है? अपारदर्शक है। अब अपन को ये पता है कि पारदर्शी कौन सा होता है? जिसके आर पार देखा जा सके। क्योंकि हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर एग्जाम सेंटर पर क्या बोलते हैं कि आपका जो पेन है वो क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। तो जिसके देखना संभव हो उसके वो होता है पारदर्शी, न देख सके वो होता है अपारदर्शक। ईश्वर और वेद में आस्था विश्वास रखने वाला तो वो होता है आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखता वो क्या होता है? वो होता है
नास्तिक। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वो होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु। मैं इसका एज ए रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए थे। अंडे से जन्म लेने वाला होता है अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई तो उसे क्या बोलते हैं अग्रज। यानी अपने से पहले आया है अग्रज। आगे बढ़े अगला है जिसके लिए कोई उपमा न हो। जिसके लिए कोई उपमा न हो तो वो हो जाएगा अनुपम। अनुपम। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। कम के लिए क्या यूज करते हैं अल्प। और ज्ञ यानी ज्ञाता जानता हो। अवश्य या निश्चित रूप से होने वाला वो होता है अवश्य भावी। वो क्या होता है अवश्य भावी। अवश्य भावी अवश्य या निश्चित रूप से होने वाला। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना ये होता है अतिशयोक्ति। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अगले पे देखें आशा से बहुत अधिक वो होता है आशा से बहुत अधिक होता है आशातीत। ये क्या हो जाता है आशातीत। आगे बढ़े अगला हमारा है ये चीजें आपको रिवीजन के लिए हो और यहीं पर आपको ये याद करनी है। लोक से परे या जो लोक में संभव न हो तो वो होता है अलौकिक। वो क्या होता है अलौकिक। अलौकिक। पैर से लेकर सिर तक। पैर से लेकर सिर तक होता है अपाद मस्तक। अपाद आपाद आपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक। आलोचना के योग्य या जिसकी आलोचना की जा रही हो वो क्या होता है आलोचक। वो क्या होता है आलोचक। अब एक चीज देखिए एक तो होता है जो आलोचना करता है वो तो होता है आलोचक। और जो आलोचना की योग्य है या जिसकी आलोचना की जा रही है तो वो हो जाएगा आपका आलोच्य। यानी जिसकी हो रही है वो तो हो जाएगा आलोच्य और जो कर रहा है वो होता है आलोचक। आदि से अंत तक। आदि से अंत तक होता है आद्योपांत। वो क्या होता है आद्योपांत। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। ठीक है जैसे आलोच्य हो गया आलोचक हो गया। जो पुस्तक आदि की आलोचना करता हो ये देखिए आगे आया भी गया। जो पुस्तक आदि की आलोचना करता हो यानी वो क्या हो जाएगा आलोचक हो जाएगा। और जिसकी आलोचना हो रही है वो आलोच्य हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो। जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो क्या होता है वो होता है अप्रमेय। वो क्या होता है अप्रमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध हो वो क्या हो जाएगा प्रमेय। जैसे हमें 10th में 9th में ये मैथ में आती थी नहीं प्रमेय सिद्ध करना अप्रमेय वो वाली चीजें। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके वो होता है अनिर्वचनीय। वो क्या होता है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। अगला है वर्तमान विषय को छोड़कर जिसका मन कहीं दूसरी ओर लगा हो। वर्तमान विषय को छोड़कर जिसका मन कहीं दूसरी ओर लगा हो उसे बोलते अन्य मनस्क। अन्य दूसरी जगह है मनस्क। मनस्क। ठीक है मनस्क। अगला है जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। जो इंद्रियों के द्वारा तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं अगोचर। उसे क्या बोलते हैं अगोचर। अगला आता है जिसका अभी विवाह न हुआ हो तो वो होता है अविवाहित। और जिसका हुआ हो वो क्या बोले जाएगा विवाहित। और ये हो जाएगा अविवाहित। जिसका विभाजन न किया जा सके तो वो हो जाएगा अविभक्त। यानी जिसको विभक्त नहीं किया गया हो और विभक्त यानी विभाजित किया हुआ। जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सकता हो। जिसका अनुभव तो वो क्या हो जाएगा अतीन्द्रिय हो जाएगा। अतीन्द्रिय। और इस शब्द को ध्यान से देख लेना अतीन्द्रिय किस प्रकार लिखा जाता है क्योंकि ये शब्द शुद्धि में भी काफी बार आता है। जो फिजूल खर्च करता हो तो वो क्या होता है वो होता है अपवी। वो क्या होता है अपवी। और जो फिजूल खर्च नहीं करता वो क्या होता है मितवी। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वो क्या होती है वो होती है अधित्यका। वो होती है अधित्यका।
पहाड़ के समतल भूमि अधितय का। प्रसाद के अंदर का भाग या जहां रानियां निवास करती है। अब प्रसाद ये क्या होता है? महल होता है। क्या? महल। तो ये क्या हो जाएगा? जहां रानियां निवास करती है वो क्या होता है? वो होता है अंतःपुर। अंतःपुर, जहां रानियां निवास करती है। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो तो वो होता है अनुत्तरित। अनुत्तरित यानी बिना उत्तरित, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित। पृथ्वी पृथ्वी और स्वर्ग लोक आकाश के बीच का स्थान, तो वो होता है अंतरिक्ष। वो क्या होता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। जिसका जन्म नीची जाति में हुआ हो वो क्या होता है? जिसका जन्म नीची जाति में हुआ है वो होता है अंत्यज। अ, फिर आधा न और तय भी आता और यह और जय, अंत्यज। जिसे जाना न जा सके तो वो क्या होता है? अज्ञात। वो क्या होता है? अज्ञात। जिसने इंद्रिया जीत ली हो, जिसने इंद्रिया जीत ली हो वो होता है इंद्रजीत। इंद्रजीत। और ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न होता हो वो आप सभी को पता है वो क्या होती है? उस्सर। वो क्या होती है? उस्सर। उस्सर। ऐसी भूमि जिसमें खूब पैदावार होती है वो होती है उर्वरा। वो क्या होती है? उर्वरा। सारे के सारे मैंने अच्छे से आपको याद करवाए हुए हैं। जो ऊपर कहा जा चुका हो, यानी जिसका ऊपर हमने बोल दिया हो या फिर ऊपर कह दिया हो तो वो क्या होता है? उपर्युक्त। क्या होता है? उपर्युक्त। जिसका संबंध इस लोक से हो तो वो क्या होगा? ऐहिक। क्या हो जाएगा? ऐहिक। ऐहिक। और जो किए गए उपकार को न माने तो वो क्या होता है? कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न। कृतघ्न, ये है यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, कृतघ्न। जो किए गए उपकार को मानता हो वो क्या होता है? कृतज्ञ। वो क्या होता है? कृतज्ञ। कबूतर जैसे सुंदर गर्दन वाला वो होता है कपोत ग्रीव। कपोत ग्रीव। कपोत ग्रीव। ग्रीव यानी अपनी गर्दन, ग्रीवा। कपोत ग्रीव। फूल के खिलने की पूर्व अवस्था क्या होती है? कली। उसको क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। फूल के खिलने की पूर्व अवस्था कली। जो आकाश में चलता हो, जो आकाश में चलता हो उसे क्या बोलते हैं? खेचर। उसे क्या बोलते हैं? खेचर। तो ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट 40 आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा दिए, 40 मैंने आपको शब्द युगम करवा दिए। आप देखना, अगर आपको इसी तरह कंटेंट पढ़ना है तो आप बता देना, अगर आपको ये ज्यादा लगे तो आप वो बता देना, मैं आपको और कम इसमें कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है वाक्य शुद्धि वाला। वाक्य शुद्धि की बात करें तो इसमें आपको पहले अशुद्ध वाक्य दिया गया है और फिर इसमें आपको क्या दिया गया है? शुद्ध वाक्य। आपको इसमें शुद्ध वाक्य है वो लिखना है उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। अब उत्साह दे दिया, नामक इस यहाँ पर क्या जरूरत है? अब पता है उत्साह शीर्षक है वो निबंध अच्छा है तो यहाँ पे नामक है वो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? उत्साह। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे उत्साह, फिर इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद किया और फिर अपन लिख देंगे शीर्षक। फिर अपन क्या लिख देंगे? शीर्षक निबंध, निबंध अच्छा है। अच्छा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब शीर्षक लिख दिया तो नामक का तो लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता। आगे अपन चले, अगला दिया गया अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, तो जब विंध्याचल आ गया, हमें पता है विंध्याचल पर्वत का नाम है तो यहाँ पे पर्वत नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा बता दिया कि ये जो पर्वत है ये यहाँ पे नहीं लिखना। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य। तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? जब 20 तारीख बता दिया तो दिन लिखने की क्या जरूरत है? तो आप लिख सकते हो तुम 20 तारीख, 20 तारीख को कहाँ रहोगे? को कहाँ रहोगे, यानी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसका सेंस नहीं बनता वो हमें नहीं लिखनी। तो ये दिन वाली चीज है, हमें नहीं लिखनी। आगे बढ़े, अगला है समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, तो अराजकता एक खुद समस्या है तो उसके लिए समस्या नहीं लिखना। अपन क्या लिखेंगे? समाज में, अपन लिखेंगे समाज में अराजकता बढ़ रही है।
अराजकता बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो वहां पे क्यों? क्योंकि अराजकता खुद एक समस्या है, तो ये हमें नहीं लिखना की समस्या, ये हमें नहीं लिखना। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया है, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। तो पौधों को पानी से ही सींचा जाता है, तो अपन यहाँ लिखेंगे वह रोज पौधों को सींचता है, वह रोज पौधों को सींचता है। तो पानी से है, ये क्या है? सेंस नहीं है इसका, तो ये हमें नहीं लिखना। वह रोज पौधों को सींचता है, पौधों को सींचता है। ठीक है। अगला, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा? विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा? तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? विद्वानों के बीच बोलने का साहस, साहस कौन करेगा? विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करेगा? तो इसमें आप देखो क्या गलती है। विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करेगा, और इसमें क्या है? उत्साह कौन करेगा। अब उत्साह तो किसी चीज को अपन देखते हैं ना, तब होता है कि कि उस चीज के लिए अपन को उत्साह है। तो उत्साह नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा साहस कौन करेगा। साहस कौन करेगा, तो विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करेगा। अगला हमारा आता है, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। तो गले में बेड़ियां नहीं पड़ती, कहाँ पड़ती है? पैरों में। तो अपन लिखेंगे पैरों में, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गले की जगह गले में है ना, यहाँ पे आ जाएगा पैरों में। अगला है, तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया है? तुमने इस पुस्तक का कितना भाग? तो जब अपन कोई पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं तो वो भाग नहीं होता, वो अंश होता है। क्या होता है? अंश। तो आप लिखोगे तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया है, कितना अंश, भाग की जगह क्या लिखेंगे? अंश। आगे बढ़े, अगला है, इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। दर्शनीय स्थान नहीं होते, स्थल होते हैं। क्या होते हैं? स्थल। अपन बोलते हैं ना कि वहां दर्शनीय स्थल है, चले वहां पर। तो ये अपन क्या लिखेंगे? इस शहर से सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं, इस शहर के सभी दर्शनीय स्थल है वो अच्छे हैं। आगे बढ़े, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का समाधान नहीं होगा, प्रश्न का क्या होता है? उत्तर होता है। समस्या का समाधान होता है, तो प्रश्न का क्या होता है? उत्तर। तो आप लिखोगे आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। तो ये आपके मैंने क्या करवा दिए? 10 वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चन भी करवा दिए, एग्जाम्पल करवा दिए। तो आप देखिए, मैंने आपको 40 शब्द युग्म, 40 आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, और 10 मैंने आपको वाक्य शुद्धि वाले करवा दिए। आपको इसी प्रकार की क्लास लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये बोलना है कि नहीं कम कंटेंट चाहिए, तो वो भी आप बोल सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट बी की ओर, जो कि मैंने आपको कल दिया था कि आपको एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है। इसका प्रारूप किस प्रकार लिखना है, फॉर्मेट मैंने आपको कल ही बता दिया था, बस आपको इसमें अपना कंटेंट है वो ऐड करना था। श्री अवनीश गुप्ता जिला कलेक्टर भीलवाड़ा है, उनकी ओर से श्री मनीष शर्मा जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी है जिला अस्पताल भीलवाड़ा में, उनको एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है जिसमें जिले में बढ़ते डेंगू मरीजों के लिए त्वरित और उचित उपचार हेतु जिला अस्पताल में पुख्ता व्यवस्था की बात की गई हो। मैंने बोला था कि अर्थशास्त्रीय पत्र होता है, इसमें जो लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे आता है, उसका वो है क्या पद वगैरह, उनका जो एड्रेस है वो यहाँ आता है। उसके सामने ये जिलाधीश कार्यालय में कार्यरत है। ठीक है। जिला कलेक्टर है, कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। डेट आ जाएगी 14 नवंबर 2023। फिर यहाँ पे पत्र क्रमांक आ जाएगा। ठीक है। पत्र क्रमांक के बाद है, उसमें आप पत्र क्रमांक डाल दोगे कि 1104वां पत्र है। फिर आप लिखोगे कि संबोधक वाक्य लिखना है या संबोधक शब्द लिखना है, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे इन्होंने लिखा है प्रिय श्री शर्मा जी, प्रिय श्री शर्मा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किनको लिखना था पत्र? इसमें नाम दिया हुआ है मनीष शर्मा। ठीक है। तो ये शर्मा है, तो इन्होंने लिख दिया प्रिय श्री शर्मा जी। आगे लिखेंगे, जैसा कि आपको विदित है कि जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए जिला अस्पताल में इलाज, दवा व जांच संबंधित सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित की जाएं। मैं चाहता हूं कि यह संपूर्ण व्यवस्था आपकी विशेष निगरानी के अंतर्गत सुनिश्चित की जाए, ताकि जिले में डेंगू जैसी
भयावह बीमारी को नियोजित किया जा सके तथा मरीजों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त जांच व दवा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यानी क्या क्या जो अपन है सुविधा कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने जिला कलेक्टर ने बोला है किसको, जिला चिकित्सा अधिकारी को, किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होने पर मुझे शीघ्र सूचित करें। धन्यवाद। अपन अपन यहाँ पे लिख सकते थे कि आपकी दीर्घायु की कामना करते हुए, दोनों ही चीजें एक जैसे, आप कोई सी भी लिखो दोनों ही सही रहेंगे। आपका शुभेच्छु हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पे अवनीश गुप्ता और यहाँ पे उनका नाम लिखा जाएगा। फिर जो लास्ट में जो नीचे लिखते हैं इस साइड, वो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस और नाम आ जाएगा, श्री मनीष शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल भीलवाड़ा। तो यही होता है अर्थशास्त्र के पत्र में क्या लिखना होता है, इस साइड है जिसका नाम होगा, यानी जो लिख रहा है लेटर, उनका नाम, उनका यानी कार्यालय का नाम है, ठीक है, उनका पद और उन जहां कार्यालय स्थान, डेट आ जाएगी, यहाँ पत्र क्रमांक आ जाएगा। यहाँ पर फिर उनको जो संबोधक सूचक शब्द होता है, प्रिय श्री वगैरह, वो लिख देंगे। बीच में कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद या लास्ट में फिर उनका लास्ट में एक जो लाइन है वो लिखेंगे कि या तो सीधा धन्यवाद लिख देंगे या फिर आपकी दीर्घायु की कामना करते हुए शुभेच्छु लिख के आप उसके साइन कर देंगे जो लेटर लिख रहा है, और उनके नाम आ जाएगा, उनका उनके पद का नाम लिखो तो लिख सकते हो। और जो लास्ट में इस साइड है उनका एड्रेस है लिखा जाता है, जिनको हमें ये लेटर है वो लिख रही हैं। तो हमें कोई भी चीज हो, पत्र हो, विज्ञप्ति हो, निविदा हो, या फिर सर्कुलर हो, यानी आपका परिपत्र हो, कुछ भी हो, बस उसका हमें फॉर्मेट प्रारूप है हमें पता होना चाहिए, ताकि कंटेंट हमारे पास, हमने इतने सारे लेटर पढ़ लिए, इतनी सारी निविदा टेंडर सब पढ़ लिया, तो कंटेंट हमारे पास बहुत हो गया, बस हमें ये फॉर्मेट है वो याद होना चाहिए। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा। आई होप आपको अच्छे से ये अर्थशास्त्र के पत्र है वो समझ आ गया होगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो। अब अगला है जो कि हम बात करेंगे जो कल वाले टेस्ट के लिए, कि आपको आंसर राइटिंग के लिए क्या करके आना है। तो आपको आंसर राइटिंग के लिए भाव विस्तार यानी पलवन के लिए एक कथन है दिया गया है, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काठ। ठीक है, इस पर आपको है वो लगभग शब्द सीमा आपको 100 शब्द रखनी है, इस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। बस आपको तरीका आना चाहिए, आपका कंटेंट आपके साथ आपके पास बहुत है और भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बताना क्लास कैसी लगी, इसी प्रकार आपको क्लास लेनी है या कम कंटेंट के साथ लेनी है वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।